फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ेंगे वो MPPCS प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 देख रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा चल रहा है, वित्तीय संस्थाओं से संबंधित चल रहा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित। फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी समिति के बारे में, नरसिम्हन समिति के बारे में। कौन सी समिति के बारे में? नरसिम्हन समिति के बारे में। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के दृष्टिकोण से जून 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति अथवा वित्तीय क्षेत्र सुधार की स्थापना की गई, जिसने अपनी संस्तुतियां दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की व लागू हुई। तो ध्यान रखना है हमें, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के दृष्टिकोण से जून 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार की स्थापना की गई, जिसने अपनी संस्तुतियां जो थी वो दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की और क्या हुई, लागू हुई। इसके बाद नरसिम्हन समिति द्वितीय की स्थापना 1997 में हुई, जिसकी संस्तुतियों को अभी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नरसिम्हन समिति पहली आई थी, वो कब आई थी? 1991 में। बैंकों की आर्थिक कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए बैंकों में जमा पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्न अनुशंसाएं की हैं। पहला क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, SLR की दर को 38.5% के स्तर से घटाकर 25% के स्तर पर क्या करना है, लाना है। तो हम बात कर रहे हैं बैंक सुधार लाए गए थे। बैंक सुधार के क्षेत्र में नरसिम्हन समिति बनाई गई थी। कहाँ, कब बनाई गई थी? 1991 में। इसमें क्या किया गया? इसमें सबसे पहले बात की गई सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR की दर को 38.5% के स्तर से घटाकर कितना कर दिया जाए, 25% के स्तर पर लाना। दूसरा, ब्याज दर का बाजार द्वारा निर्धारण करना। तीसरा, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना और एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की अनुशंसा। तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना और एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की क्या करना, स्थापना की अनुशंसा करना। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के अधिकतम सीमा को 180 दिन निर्धारित करना। तो जो NPA है उसकी अधिकतम सीमा को कितने दिन में निर्धारित करना? 180 दिन में। विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्रों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई, ताकि बैंकिंग क्षेत्र की शाखा उपलब्धता और प्रतिस्पर्धात्मकता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। तो विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्रों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई, ताकि बैंकिंग क्षेत्र की शाखा उपलब्धता और प्रतिस्पर्धात्मकता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। इस समिति ने 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय की क्या की है, अनुशंसा की है। इसने बेसल मानदंडों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता अनुपात के निर्धारण की क्या की है, अनुशंसा की है। इसके बाद हम बात करते हैं नरसिम्हन समिति 2 यानी 1997 के बारे में। नरसिम्हन समिति 2 ने बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए बैंकों में जमाधन के जोखिमों को कम करना था। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की हैं। तो क्या है? नरसिम्हन समिति 2 कब आई? 1997 में। बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए बैंकों में जमाधन के जोखिमों को कम करना था। और इस समिति की क्या क्या अनुशंसाएं थी वो देखते हैं। तो पहली अनुशंसा क्या थी कि बैंकों के विलय और अधिग्रहण को अनुमति देने की अनुशंसा की गई, और यह कहा गया कि इससे औद्योगिक विकास की गति क्या होगी, तीव्र होगी। दूसरा, नैरो बैंकिंग की अवधारणा को अपनाने की अनुशंसा की गई। नैरो बैंकिंग की अवधारणा को अपनाने की क्या की गई, अनुशंसा की गई। तीसरा पॉइंट क्या है? सार्वजनिक बैंकों में सरकार की इक्विटी को 33% के नीचे लाया गया। सार्वजनिक बैंकों में सरकार की इक्विटी को क्या किया गया, 33% के नीचे लाया गया। बैंकों के कंप्यूटरीकरण पर जोर देते हुए सक्षम बैंकों को सार्वभौम बैंकिंग की संकल्पना के अंतर्गत लाए जाने की अनुशंसा की गई। बैंकों के कंप्यूटरीकरण पर जोर देते हुए सक्षम बैंकों को सार्वभौम बैंकिंग की संकल्पना के अंतर्गत लाए जाने की क्या की गई, अनुशंसा की गई। गैर निष्पादित संपत्ति मतलब NPA की समय सीमा को 180 दिन से कम करके 90 दिन करने की क्या की गई थी, अनुशंसा की गई थी। हम ध्यान रखना है, हम नरसिम्हन समिति 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी निधियों में विस्तार के लिए उन्हें बाजार उन्मुख करने की क्या की गई,
अनुशंसा की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक थे, पूंजी निधियों में उनके विस्तार के लिए उन्हें बाजारोन्मुख करने की क्या की गई? अनुशंसा की गई। बैंकों को साख संबंधी स्वायत्तता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। खराब ऋणों की वसूली के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना और बैंकों के प्रेड्यूशियल नॉर्म्स को आसान बनाए जाने पर क्या किया गया? जोर दिया गया। तो खराब ऋणों की वसूली के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना और बैंकों के प्रूडेंशियल नॉर्म्स को आसान बनाए जाने पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। तो हमने किसके बारे में बात की? नरसिम्हन समिति की। पहली नरसिम्हन समिति कब आई? 1991 में, दूसरी 1997 में, और तीसरी जो आई थी वो कब आई थी? जिसे क्या कहा जाता है? गाइपोरिया समिति कहा जाता है। ये 1990 में आई थी। तो बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में एमएन गाइपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ। इस समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 15 जून 1995 में की गई थी। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? 15 जून 1995 में। इसके बाद बात करते हैं वर्मा समिति के बारे में। तो कमज़ोर बैंकों की पुनर्संरचना को ध्यान में रखते हुए 1998 में एमएस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने यूको बैंक, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को कमज़ोर घोषित किया तथा इनके पुनर्पूंजीकरण की सिफारिश की। तो वर्मा समिति कब बनाई गई? 1998 में, और कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना को ध्यान में रखते हुए वर्मा समिति बनाई गई थी। इसमें क्या हुआ? समिति ने यूको बैंक, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को कमजोर घोषित किया तथा इनके पुनर्पूंजीकरण की क्या की? सिफारिश की। अब हम बात करते हैं दामोदरन समिति के बारे में। स्थापना कब हुई? वर्ष 2011 में। सेबी के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन की अध्यक्षता में गठित समिति ने बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट पर आरबीआई द्वारा आम जनता की टिप्पणियां भी आमंत्रित की गई थी। तो सेबी के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन की अध्यक्षता में गठित समिति ने बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। और दामोदरन समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 2011 में। बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में समिति द्वारा न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है और आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की भी सिफारिश की गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियां और उनसे संबंधित मुख्य क्षेत्र, तो ये हमें एग्जाम में पढ़ के ही जाना है फ्रेंड्स। तो पहले हम बात करते हैं गाइपोरिया समिति कब बनाई गई? 1991 में बनाई गई थी ग्राहक सेवा में सुधार के लिए। घोष समिति जो है वो 1993 में बनाई गई बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए। नायक समिति 1993 में बनाई गई लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। आर.के. गुप्ता समिति 1997 में बनाई गई कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार के लिए। तारापुर समिति 1998 में बनाई गई विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीय हेतु। तो तारापुर समिति कब बनाई गई थी? 1998 में बनाई गई थी विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीय हेतु। खान समिति 1998 में यूनिवर्सल बैंकों के कोरम के लिए बनाई गई थी। वर्मा समिति 1999 में कमजोर बैंकों की समस्या और उपाय के लिए बनाई गई थी। रेड्डी समिति 2001 में बनाई गई थी छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए। खन्ना समिति 2001 में बनाई गई थी गैर निष्पादन आस्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के लिए। दीपक पारीख समिति जो है वो क्यों बनाई गई थी? 2007 में बनाई गई थी बैंकिंग आधारित संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के लिए। सुब्बा राव समिति 2009 में बनाई गई थी मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु। और सुनील मेहता समिति 2018 में बनाई गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान के लिए। तो हमने देखा सुनील मेहता समिति 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान के लिए बनाई गई थी। सुब्बा राव समिति 2009 में मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के लिए। दीपक पारीख समिति 2007 में बैंकिंग आधारित संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव देने के लिए। खन्ना समिति गैर निष्पादन आस्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के लिए। रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए। वर्मा समिति कमजोर बैंकों की समस्या और उपाय के लिए। खान समिति यूनिवर्सल बैंकों के कोरम के लिए। तारापुर समिति विदेश विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीय हेतु। आर.के. गुप्ता समिति क्यों बनाई गई थी? कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार के लिए। नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी की रोकने के लिए। और गोइपोरिया समिति जो थी वो ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बनाई गई थी।
इसके बाद हम बात करते हैं तपन राय समिति, जो बनाई गई थी 2019 में कोर निवेश कंपनियों के नियामक दिशा निर्देशों और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा के लिए। तपन राय समिति 2019 में बनाई गई कोर निवेश कंपनियों के नियामक दिशा निर्देशों और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा के लिए। टीएन मनोहरन समिति 2019 में बनाई गई थी कॉरपोरेट ऋणों के संदर्भ में सुझाव देने के लिए। नंदन नीलेकणी समिति जो है वो 2019 में बनाई गई थी सुरक्षित डिजिटल भुगतान को मजबूत करने हेतु उच्च स्तरीय क्या थी समिति थी। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई प्रमुख समितियों के बारे में। तो रिजर्व बैंक द्वारा गठित प्रमुख समितियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिमल जालान समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल ने 25 फरवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल ने 25 फरवरी 2014 को अपनी क्या सौंपी रिपोर्ट। इस पैनल की नियुक्ति सितंबर 2013 में आरबीआई द्वारा एक बैंक परमिट हेतु आए आवेदनों की समीक्षा हेतु क्या हुई थी की गई थी। तो इस पैनल की नियुक्ति मतलब जो ये बिमल जालान समिति बनाई गई थी, ये क्यों बनाई गई थी? ये 2013 में बनाई गई थी आरबीआई द्वारा नए बैंक परमिट हेतु नए आवेदन की समीक्षा के लिए। इसके बाद उर्जित पटेल समिति के बारे में हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने और इसको सशक्त बनाने के लिए नियुक्त की गई उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित दर को मौद्रिक नीति के केंद्र में रखा जाना चाहिए। नीतिगत दरें आरबीआई और बाहरी सदस्यों वाली समिति तय करे। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित दर को मौद्रिक नीति के केंद्र में रखा जाना चाहिए। किसने बोला? उर्जित पटेल समिति ने। नीतिगत दरें और आरबीआई और बाहरी सदस्यों वाली समिति जो है ये सारी चीज़ों को क्या करेगी? तय करेगी। इसके बाद नचिकेत मोर समिति जो है हमें ध्यान रखना है। हम बात करें कि भारतीय जो ये रिजर्व बैंक है इसने कौन कौन सी समितियां गठित की। तो पहले विमल जालान समिति, किस लिए? बैंक परमिट के लिए। फिर उर्जित पटेल समिति आई थी, किस लिए? मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने और इसको सशक्त बनाने के लिए उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं नचिकेत मोर समिति के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की नचिकेत मोर समिति ने 7 जनवरी 2014 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। देश ने हर नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने पर इस समिति का गठन 22 सितंबर 2013 को सुझाव देने के लिए किया गया था। तो नचिकेत मोर समिति जो है ये कब बनाई गई? 7 जनवरी 2014 को। और देश के हर नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने पर इस समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। सिफारिशें क्या थी नचिकेत मोर समिति की? तो 1 जनवरी 2016 तक हर वयस्क नागरिक का बैंक खाता खोलना चाहिए। आधार नंबर के साथ ही बैंक खाता नंबर देने की व्यवस्था होनी चाहिए। एनबीएफसी को बैंक के एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की सूचनाओं की निगरानी सार्वजनिक किया जाए और कर्ज माफ़ी के बजाय सीधे किसानों को मिले वित्तीय क्या मिलनी चाहिए? कर्ज माफ़ी के बजाय सीधे किसानों को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऊषा थोराट समिति के बारे में। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ऊषा थोराट की अध्यक्षता में समिति का क्या किया गया है? गठन किया गया है। इसके बाद एमबी नायर समिति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा तथा इस क्षेत्र में सुधार से संबंधित मुद्दों में संशोधित दिशा निर्देश प्रस्तावित करने के लिए आरबीआई द्वारा एमबी नायर की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया गया है? गठन किया गया है। दीपक मोहंती समिति, आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के संबंध में मौजूदा नीति और 5 साल कार्य योजना तैयार करने के लिए जुलाई 2015 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक दीपक मोहंती की अध्यक्षता में समिति का क्या किया है? गठन किया है। मालेगाम समिति के बारे में अगर हम देखें तो केंद्रीय बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री वाई.एच. मालेगाम थे। गठन 15 अक्टूबर 2010 को हुआ। उद्देश्य क्या है? परिसंपत्ति वर्गीकरण और बैंकों की क्रेडिट पोर्टफोलियो के विनियमन में देखे गए बड़े विचलन तथा भारतीय बैंक प्रणाली में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस समिति का क्या किया गया है? गठन किया गया। कौन सी समिति? मालेगाम समिति। अध्यक्षता किसने की थी? वाई.एच. मालेगाम। गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 2010 को। उद्देश्य क्या है? परिसंपत्ति वर्गीकरण और बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो के विनियमन में
देखे गए बड़े विचलन तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। इसके बाद खंडेवाल समिति के बारे में अगर हम देखें तो खंडेवाल समिति का गठन बैंकों में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के लिए किया गया था। कौन सी समिति? खंडेलवाल समिति। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जून 1995 से देश में इस योजना को शुरू किया। याद रखना है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 15 जून 1995 से देश में अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना को शुरू किया, जिसमें बैंकों के ग्राहक की शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्राहक प्रहरी मतलब कंज्यूमर वॉचडॉग नियुक्त करने की क्या है, व्यवस्था है। इस योजना में सभी अनुसूचित सहकारी बैंक तथा व्यावसायिक बैंक सम्मिलित हैं, किंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इस योजना में सभी अनुसूचित सहकारी बैंक तथा व्यावसायिक बैंक क्या है, सम्मिलित है, किंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना से क्या रखा गया है, बाहर। एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में अगर हम देखें तो शुभारंभ 12 नवंबर 2021 को, ध्यान रखना है दोनों के बारे में। बैंकिंग लोकपाल योजना की अगर हम बात करते हैं तो 15 जून 1995 और एकीकृत लोकपाल योजना की बात करते हैं तो 12 नवंबर 2021। इस योजना का उद्देश्य आरबीआई द्वारा विनियमित सेवा ऑपरेटर संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित लोकपालों को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्र एक लोकपाल के उपागम को साकार किया गया है। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018, डिजिटल लेन देन हेतु लोकपाल योजना 2019। ये सब क्या है, ये मतलब जो लोकपाल योजना है, एकीकृत लोकपाल योजना के तहत क्या किया गया है, इन उपागमों को क्या किया गया है, साकार किया गया है। इसमें गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक में शामिल है जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे क्या है, अधिक है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्ष के बारे में। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन अपेक्षाओं की निगरानी अधिक कुशलता से करेगा। इसी को क्या कहा गया है, दक्ष। एक क्या है, वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन अपेक्षाओं की निगरानी जो है वो क्या करेगा, और अधिक कुशलता से। बीमा क्षेत्र के बारे में अगर हम पढ़ें, बीमा एक वित्तीय उत्पाद है, अर्थात आर्थिक अवधारणा के अनुसार वह घटक है जो जोखिम को कम करे उसे क्या कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। किसी बीमा कंपनी के द्वारा सामान्यतः 2 प्रकार के बीमा उत्पाद को उपलब्ध कराया जाता है जो निम्न है। पहला क्या है, जीवन बीमा। यह किसी दुर्घटना से मृत्यु अथवा साधारण मृत्यु तक के जोखिम का वहन कर संरक्षण प्रदान करता है। और दूसरा क्या है, साधारण बीमा। साधारण बीमा क्या है, इसे गैर जीवन बीमा भी कहा जाता है। यह परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिम का क्या करता है, बीमा करता है। किसी भी बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारकों को किस्त के रूप में कुछ राशि का भुगतान करना होता है जिसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, बीमा 2 तरह के, एक जीवन बीमा होता है, एक साधारण बीमा होता है। और किसी भी बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को किस्त के रूप में कुछ राशि का भुगतान करना होता है और इसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के बारे में। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के बारे में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IRDAI कहते हैं। तो अगर हम बात करें इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के बारे में, तो इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत स्थापना कब हुई, अप्रैल 2000 में की गई थी। तो याद रखना है हमें, IRDAI की जो स्थापना है वो मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत कब स्थापना की गई, अप्रैल 2000 में की गई थी। यह एक स्वायत्त निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्यों की व्यवस्था की गई है। तो IRDAI में एक अध्यक्ष है, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्यों की व्यवस्था
व्यवस्था है और इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। 26 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत IRDA का नाम बदलकर IRDAI कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, 26 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद IRDA का नाम बदलकर IRDAI कर दिया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन, संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना तथा पॉलिसी धारकों के हितों की क्या करना? रक्षा करना। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम LIC कहते हैं। संसद में पारित बीमा अधिनियम 1956 के अनुसरण में 1 सितंबर 1956 को 243 कंपनियों को आपस में मिलाकर भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किया गया। कब? 1 सितंबर 1956 को 243 कंपनियों को आपस में मिलाकर भारतीय जीवन बीमा निगम का क्या किया गया? गठन किया गया। यह सार्वजनिक कंपनी के रूप में 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ स्थापित की गई। मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुंबई, 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडल कार्यालय, 2048 शाखा कार्यालय और 1004 मोबाइल कार्यालयों के द्वारा कार्य करती है। तो मुख्यालय जो है LIC का मुख्यालय मुंबई में है, 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 113 मंडल कार्यालय, 2048 शाखा कार्यालय और 1004 मोबाइल कार्यालयों के द्वारा कार्य करती है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय साधारण बीमा निगम के बारे में, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में। स्थापना कब हुई? तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 22 नवंबर 1972 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई। मुख्यालय मुंबई में है। GIC का लक्ष्य देश के अंदर धारण क्षमता को इष्टतम बनाए रखना और पुनर्बीमा क्षमता का विकास करना है। तो GIC का लक्ष्य क्या है? देश के अंदर धारण क्षमता को इष्टतम बनाए रखना और पुनर्बीमा क्षमता का विकास करना है। GIC सार्क, अफ्रीका तथा मध्य एशिया के देशों में बीमा कंपनियों के पुनर्बीमा कार्यक्रम का क्या करती है? नेतृत्व करता है। तो ध्यान रखना है, GIC सार्क, अफ्रीका तथा मध्य एशिया के देशों में बीमा कंपनियों के पुनर्बीमा कार्यक्रम का नेतृत्व करता है। GIC का दुबई, लंदन, कुआलालंपुर तथा मॉस्को में भी शाखा अवस्थित है। तो GIC का शाखा कहाँ कहाँ है? दुबई, लंदन, कुआलालंपुर तथा मॉस्को में क्या है? शाखा उपस्थित है। इसके बाद वर्तमान समय में यह भारत की एकमात्र पुनर्बीमाकर्ता कंपनी है जिसका नाम बदलकर GIC RE कर दिया गया है, GIC RE कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं RN मल्होत्रा कमेटी के बारे में। वर्ष 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में क्या किया गया था? इस कमेटी का गठन किया गया। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया था। मुख्य सिफारिशें क्या थी? बीमा क्षेत्र निजी तथा विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। बीमा क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय संस्थान IRDA का गठन 1999 में हुआ। निजी कंपनियों को 100% बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। अब हम बात करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंक नहीं हैं किंतु वे जमा राशि स्वीकार करती हैं तथा बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती हैं। जो बैंक नहीं है किंतु वे जमा राशि क्या कर रही हैं? स्वीकार करती हैं और बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहा जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ना तो डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकती हैं और ना ही इनके द्वारा चेक जारी किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ना डिमांड ड्राफ्ट जारी करती हैं और ना ही इनके द्वारा चेक जारी किया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का वर्गीकरण। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। पहली जो है वो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं। कौन कौन सी? यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विकास बैंक, यह विशिष्ट बैंकिंग संस्थाएं होती हैं जिसका मुख्य कार्य मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। IFCI, ICICI, IDBI, IRBI, SFC, SIDCS को विशेषतः सम्मिलित किया जाता है। तो ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के वर्गीकरण के बारे में। तो इनको अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों में रखा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में। तो विशिष्ट उसमें जो पहली संस्था आती है वो क्या है? विकास बैंक। तो जिसमें
अखिल भारतीय वित्तीय संस्था में पहला जो प्रकार आता है वो विकास बैंक है। इसमें विशिष्ट बैंकिंग संस्थाएं होती हैं जिसका कार्य मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। IFCI, ICICI, IDBI, IRBI, ISFC और SIDCS को विशेषतः सम्मिलित किया गया है। इसके बाद दूसरी संस्थाएं जो है उन्हें क्या कहा जाता है, निवेश संस्थाएं कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की कंपनियों के प्रतिभागियों में बढ़ती निवेशकर्ताओं की निवेश सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। तो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के प्रतिभागियों में बढ़ती निवेशकर्ताओं की निवेश सुविधाओं को क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। GIC, UTI, LIC वित्त कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि GIC, UTI, LIC वित्त कंपनियों को निवेश संस्थाओं के तहत क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो हैं इनको 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्राथमिक व्यापारी। तो ये कितने हैं, 21 हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में भारतीय निर्यात आयात बैंक आता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमायत स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जमायत स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, और प्राथमिक व्यापारी कंपनियों में 14 बैंक प्लस 7 जो हैं वो गैर बैंकिंग निकाय हैं। अब हम बात करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अगर हम देखें तो भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जिनमें निवेश कारोबार, बीमा कारोबार, चिट फंड, व्यापार बैंकिंग, वैकल्पिक निवेश आदि क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो निवेश कारोबार, बीमा कारोबार, चिट फंड, व्यापार बैंकिंग, वैकल्पिक निवेश क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्थाओं की स्थापना करना, किफ़ायती वित्तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल है। वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं होने के कारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बचत और निवेश समुदाय को परस्पर एक साथ लाने के कार्य में लगी हुई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में तो वित्तीय समावेशन में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह एक व्यापक क्षेत्र के वित्तीय गतिविधियों को पूर्ण करती हैं, विशेष रूप से जहां वाणिज्यिक बैंकों की मौजूदगी सीमित होती है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जैसे क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि को प्रोन्नत करने में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने की क्या है, संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक डीलर के बारे में। प्राथमिक डीलर भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का लाइसेंस होता है। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से क्रय करती हैं और अन्य क्रेताओं को उन्हें पुनः विक्रय कर देती हैं। इस प्रकार प्राथमिक डीलर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक बाजार का निर्माण करते हैं। जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में कुल 21 प्राथमिक डीलर हैं जिनमें से 14 बैंक हैं और शेष 7 गैर बैंक निकाय हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में क्या है, पंजीकृत है। तो ध्यान रखना है जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में कुल कितने 21 प्राथमिक डीलर हैं जिनमें से 14 बैंक हैं और शेष 7 जो हैं वो गैर बैंकिंग निकाय हैं। इसके बाद निष्पादित गतिविधियों के आधार पर NBFC का वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। तो NBFC का प्रकार और उसकी गतिविधियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आस्ति वित्त कंपनी है, आस्ति वित्त कंपनी। इसकी गतिविधियां क्या है, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर और जनरेटर सहित उत्पादक आर्थिक गतिविधि को मदद करने के लिए भौतिक अस्तियों का क्या करते हैं, वित्त पोषण करते हैं। आस्ति वित्त कंपनी जिसे AFC भी कहा जाता है। ऋण कंपनी भी क्या है, ये भी क्या है, एक NBFC का प्रकार है। कौन सी कंपनी, ऋण कंपनी। स्वयं द्वारा संपादित की जा रही गतिविधियों के अलावा ऋण किसी भी अन्य प्रकार से परंतु जिसमें AFC शामिल ना हो, वित्त पोषण करना। इसके बाद निवेश कंपनी, बिक्री के लिए प्रतिभूतियों का अधिग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी जो इसका क्या मुख्य काम है, मुख्यतः इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए शेयरों और प्रतिभूतियों का क्या करना, अधिग्रहण करना। इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधि जो है ये भी एक NBFC का प्रकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में दीर्घावधि
दीर्घावधि कर्ज प्रवाह की सुविधा प्रदान कराना। माइक्रो वित्त संस्था के बारे में अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से सुविधा रहित समूहों को उधार प्रदान करना और माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता प्रदान करना। इसके बाद फैक्टर अगर हम देखें जो कि क्या है, एनबीएफसी के तहत ही आता है, तो नियोजक की प्राप्तियों को अधिग्रहित करने का व्यापार करना या बट्टे पर प्राप्तियों के प्रतिभूति हित के प्रति ऋण प्रदान करना क्या है, फैक्टर, एनबीएफसी फैक्टर का कार्य है। इसके बाद अगर हम देखें तो एनबीएफसी परिचालन विहीन वित्तीय होल्डिंग कंपनी, इसका क्या काम है या इसकी गतिविधि के बारे में देखें तो एक नया बैंक बनाने के लिए प्रायोजक समूहों को अनुमति प्रदान करता है। बंधक गारंटी कंपनी जो है ये मॉर्गेज गतिविधियां संपादित करता है। खाता समेकक जो है जिसे अकाउंट एग्रीगेटर भी कहा जाता है, इसकी गतिविधियां क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, ग्राहकों की वित्तीय आस्तियों से संबंधित सूचना समेकित संगठित रूप में और दोबारा ग्रहणीय रूप में एकत्र करना और उसे ग्राहकों या ग्राहकों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य को प्रदान करना। तो ये किसका काम था, ये खाता समेकक यानी अकाउंट एग्रीगेटर का काम था। क्या काम था, ग्राहकों के वित्तीय आस्तियों से संबंधित सूचना समेकित संगठित रूप में और दोबारा ग्रहणीय रूप में एकत्र करना और उसे ग्राहकों या ग्राहकों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य को प्रदान करना। इसके बाद गैर बैंकिंग वित्त कंपनी पीयर टू पीयर ऋण प्लेटफॉर्म जो है, इसमें क्या होता है, अप्रतिभूतित वित्त पोषण जुटाने में मदद के लिए उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाना। तो ये हमने क्या देखा था, हमने एनबीएफसी कंपनी और उनकी गतिविधियों के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की श्रेणियाँ तथा निर्धारण के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक 1999 के विनियमन अधिपत्र के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जमाएं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और जमाएं स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। नोट है कि एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ना कि कंपनीज अधिनियम द्वारा, जबकि 1998 से एनबीएफसी के संबंध में पूंजी पर्याप्तता अनुमान मापदंड लागू किया गया है। तो ध्यान रखना है, एनबीएफसी जो है वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ना कि कंपनी अधिनियम के द्वारा, जबकि 1998 से एनबीएफसी के संबंध में पूंजी पर्याप्तता अनुमान मापदंड को क्या किया गया है, लागू किया गया है। एनबीएफसी के अद्यतन तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट के अनुसार कम से कम 200 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होनी चाहिए, जिसे रूपांतरण की तारीख से 3 वर्षों के भीतर 300 करोड़ रुपए तक क्या होता है, बढ़ाया जाना होगा। तो एनबीएफसी के बैलेंस शीट के अनुसार कम से कम 200 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होनी चाहिए, जिसे रूपांतरण की तारीख से 3 वर्ष के भीतर 300 करोड़ रुपए तक क्या किया जाना होगा, बढ़ाया जाना होगा। अब इसके बाद एनबीएफसी के हम अन्य मापदंड के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि एनबीएफसी के अन्य मापदंड क्या हैं। एनबीएफसी की AAA से कमतर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। सेकेंड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि एनबीएफसी के पास कम से कम 12% की पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए। इनके निवल एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। एनबीएफसी के पास कम से कम 2 करोड़ रुपए का शुद्ध निजी कोष होना रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है। इस मानक को पूरा न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कारोबार करने से प्रतिबंधित करने की घोषणा रिजर्व बैंक ने फरवरी 2003 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनबीएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाओं पर अब अधिकतम 11% प्रतिवर्ष की दर से ही ब्याज दिया जा सकेगा। अभी तक इसके लिए 12.6% की उच्चतम सीमा निर्धारित थी। तो ध्यान रखना है, एनबीएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाओं पर अब अधिकतम 11% प्रतिवर्ष की दर से ही ब्याज दिया जा सकेगा। अभी तक इसके लिए 12.6% की उच्चतम सीमा निर्धारित थी। ब्याज दर की नई उच्चतम सीमा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा था कि कंपनियां इसमें कम ब्याज देने को क्या हैं, स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो एनबीएफसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से पैसे जुटाती है और उसे ज़्यादा खर्च करने वालों को ऋण के तौर पर देते हैं। ये कई थोक और खुदरा व्यापारियों, छोटे उद्योगों और स्वनियोजित लोगों को ऋण देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनबीएफसी के लिए राशि जमा लेने वाली कंपनी के तौर पर आरबीआई में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एनबीएफसी के लिए राशि जमा लेने वाली कंपनी के तौर पर आरबीआई में रजिस्ट्रेशन क्या है, अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए इनका कंपनी होना और कम से कम 2 करोड़ NOF यानी नेट ओन्ड फंड होने चाहिए। अभी आरबीआई ने
11,781 NBFC रजिस्टर्ड है। तो आरबीआई में कितने 11,781 NBFC जो हैं वो क्या है रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 212 NBFC डी और 11,569 NBFC ND हैं इसमें। और ये हमने पढ़ा है कि NBFC डी और NBFC ND का मतलब क्या होता है, जिसमें राशि को जमा किया जा सकता है, मतलब डी का मतलब डिपॉजिट और ND का मतलब होता है जिसमें जमा नहीं किया जा सकता राशि को, उसको क्या कहा जाता है ND मतलब नॉन डिपॉजिट। इसमें SCB यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड बैंक की 14.8% संपत्ति और 0.3% क्या है जमा राशि है। इसके बाद दोहरे नियामक को खत्म करने के लिए NBFC की कुछ श्रेणियां जिनका नियंत्रण दूसरे वित्तीय नियामक करते हैं को आरबीआई के नियंत्रण से क्या दी गई है, छूट दी गई है। जैसे वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, इनको दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी को छूट दी गई है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी क्या किया गया है, छूट दी गई है। तो इनको आरबीआई से क्या है, आरबीआई के नियंत्रण से क्या दी गई है, छूट दी गई है। क्यों? दोहरे नियामक को खत्म करने के लिए NBFC की कुछ श्रेणियों में कौन कौन आता है, वेंचर कैपिटल फंड आता है, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, इंश्योरेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को क्या किया गया है, आरबीआई के नियंत्रण से कुछ छूट दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो NBFC के द्वारा जमा राशि लेने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। लोगों में कम से कम 12 और अधिकतम 60 महीने तक जमा राशि स्वीकार करने और दोबारा शुरू करने की क्या है, अनुमति है। मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, यानी बचत और चालू खाता को स्वीकार नहीं कर सकते। आरबीआई की ओर से तय अधिकतम ब्याज से ज़्यादा की पेशकश नहीं कर सकते। न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए और जमा राशि का बीमा होना चाहिए। NBFC के द्वारा जमा राशि की वापसी की गारंटी आरबीआई नहीं देती। तो NBFC के द्वारा जमा राशि की वापसी की गारंटी जो है वो आरबीआई नहीं देती है। आरबीआई की ओर से बनाए गए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब CAR को बरकरार रखने की क्या है, ज़रूरत है। NBFC को और बेहतर ढंग से विनियमित करने और उन्हें और परिचालन संबंधी लचीलापन प्रदान करने के लिए हाल ही में आरबीआई द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए हैं। जैसे वर्तमान में विद्यमान इनकी तीनों ही श्रेणियां एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी और ऋण कंपनी को विलयित करके एक श्रेणी में डाला गया। तो ध्यान रखना है कि पहले NBFC की 3 श्रेणियां थी, एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी और ऋण कंपनी। इन तीनों को विलय करके एक ही श्रेणी में डाल दिया गया है, NBFC निवेश और साख कंपनीज के अंतर्गत NBFC ICCS में। अब इनका विनियमन इनकी गतिविधियों के आधार पर होगा, न कि अस्तित्व के आधार पर। जमा स्वीकार करने वाली NBFC ICCS अपनी निविल परिसंपत्ति का 20% तक किसी दूसरी कंपनी के अनकोटेड शेयरों में निवेश किया जा सकता है, बशर्ते कि संबंध कंपनी NBFC समूह की या इसकी अनुषंगी ना हो। तो ध्यान रखना है, जमा स्वीकार करने वाली NBFC जो है NBFC ICCS है, अपनी निवल परिसंपत्ति का 20% तक किसी दूसरी कंपनी के औद्धत शेयरों में निवेश किया जा सकता है। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि संबंध कंपनी NBFC समूह की इसकी अनुषंगी ना हो। कोर निवेशक कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी NBFC की क्रेडिट रेटिंग सामान्य संगठित क्षेत्र की तरह ही होगी। लघु ऋण क्षेत्र में प्रत्यक्षता के माध्यम से वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने और उपभोक्ता संरक्षण को ध्यान में रखकर वर्ष 2017-18 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के 2 नए प्रारूप या श्रेणियों की घोषणा की गई, पीयर टू पीयर तथा खाता एकत्रक, है ना। तो 2 श्रेणियों की घोषणा की गई, कौन कौन सी, पीयर टू पीयर और खाता एकत्रक की। वर्तमान समय में NBFC के पास बैंकों की परिसंपत्तियों का लगभग 15% और बैंक जमाओं का 0.24% है। इसके बैलेंस शीट का आकार आज 18.8 लाख करोड़ का है। यह क्षेत्र सार्वजनिक फंड पर बड़े रूप से निर्भर है। वैसे अपरिवर्तनीय डिवेंचर यानी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स भी इनकी बैलेंस शीट के महत्वपूर्ण घटक है। दिसंबर 2020 तक इस क्षेत्र की पूंजी की पर्याप्तता अनुपात मतलब कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो है CAR 15% तथा गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां NPA जो है वो कितना था, 6 से 7% था।
इसके बाद हम देखते हैं गैर वाणिज्यिक कंपनियों के संरचनात्मक नियामक के बारे में। तो धारा 3 कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो है ये क्या करती है, एनबीएफसी कार्य करती है। आरबीआई द्वारा एनबीएफसी द्वारा क्रियान्वयन, मतलब आरबीआई जो क्या करती है, आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का जो क्रियान्वयन होता है वो कैसे होता है, नियमन होता है, सुपरविजन होता है, निगरानी होती है और प्रवर्तन होता है। वित्तीय संस्थानों के प्रकार, मतलब जो एनबीएफसी के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से संस्थान है, हाउसिंग फाइनेंस संस्थान, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, निधि कंपनियां, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियां, चिट फंड कंपनियां और बीमा कंपनियां। ध्यान रखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से एनबीएफसी के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो एनबीएफसी के अंतर्गत आने वाली वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, निधि कंपनियां, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियां, चिट फंड कंपनी और बीमा कंपनी। नियमन, सुपरविजन, निगरानी, प्रवर्तन हेतु प्राधिकार। तो ये जो नियमन, सुपरविजन, निगरानी के लिए जो प्राधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है, नेशनल हाउसिंग बैंक को, सेबी को, कॉरपोरेट कार्य को, मंत्रालय और राज्य सरकारें और आईआरडीए को। गैर बैंकिंग और गैर वित्तीय कंपनियों में क्या होता है, नियमन होता है, सुपरविजन होता है, निगरानी होती है। और ये जो एनबीएफसी कंपनी है ये कौन सी एक्ट के तहत चलता है, 1956 के तहत। नियामक किसके द्वारा होता है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। और प्रवर्तन एजेंसी जो है वो कौन सी हैं, राज्य सरकारें हैं। नेक्स्ट हेडिंग है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो अगर हम बात करें तो 13 फरवरी 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(i) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल योजना को क्या किया है, शुरू किया है। तो कब शुरू किया है, 23 फरवरी 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(i) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल योजना शुरू की है। एनबीएफसी लोकपाल कार्यालय 4 मेट्रो केंद्र अर्थात चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में क्या है, कार्य करेंगे। इसके बाद हम बात करें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुछ नाम, स्थापना और अध्यक्ष के बारे में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1986 में। अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है, तो परमिंदर चोपड़ा हैं। इसके बाद श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1979 में। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो उमेश जी रेवंकर हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1987 में। और इसके अध्यक्ष कौन है, संजीव बजाज हैं। तो हमने क्या देखा, हमने 3 अभी पढ़े हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिनके अध्यक्ष परमिंदर चोपड़ा है, स्थापना वर्ष 1986। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 1979 में बनाई गई थी, स्थापना हुई। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो उमेश जी रेवंकर हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के स्थापना वर्ष 1987 और जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है, संजीव बजाज हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुछ नाम, स्थापना और अध्यक्ष के बारे में। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना 1991 में हुई। अध्यक्ष राहुल रबेलो हैं। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1939 में हुई है और अध्यक्ष कौन है, थॉमस जॉन मुथूट हैं। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना 2007 में हुई और अध्यक्ष कौन है, राजीव सवर्वाल। L&T फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 2007 में हुई और जो अध्यक्ष है वो कौन है, सौरभ अग्रवाल हैं। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1991 में हुई और अध्यक्ष कौन है, राकेश सिंह। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं नई बैंकिंग सेवाओं के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, मतलब एनपीसीआई बोलते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ें। तो भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक क्या है, पहल है। तो ध्यान रखना है, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन की क्या है, एक पहल है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई, वर्ष 2008 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं। तो पहला क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जो एनपीसीआई के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएँ जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहला है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS जिसको कहते हैं। यह एक त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड
ट्रांसफ़र सेवा है। इसके बाद नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH, इसका इस्तेमाल भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की तरह कई बैंक अकाउंटों के बीच एक साथ और बार बार लेन देन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यह ग्राहकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेमेंट से संबंधित है। इसमें सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएं क्या हैं, शामिल है। इसके बाद NPCI के तहत आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एक बैंकिंग संचालित मॉडल है जो किसी भी बैंक के आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने वाले पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों तथा माइक्रो ATM पर ऑनलाइन वित्तीय लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत लेन देन करने हेतु ग्राहक को बैंक का नाम, आधार संख्या और फिंगरप्रिंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच बैंकों के ATM इंटरकनेक्टेड नेटवर्क द्वारा नागरिकों को किसी भी बैंक के ATM के माध्यम से लेन देन की क्या देता है, सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके बाद भारत बिल भुगतान प्रणाली, ये क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है BBPS जो है, यह प्रणाली सभी प्रकार के बिलों के लिए एक अंतिम भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। तो भारत बिल भुगतान प्रणाली जो है, यह प्रणाली सभी प्रकार के बिलों के लिए एक अंतिम भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। इसके बाद चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है, ये क्या है, तो ये CTS या ऑनलाइन इमेज आधारित चेक क्लियरिंग सिस्टम, चेकों की तेजी से क्लियरिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं भीम ऐप के बारे में। भीम अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो भीम ऐप जो है, इसे मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इसे 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। यह एक ध्यान रखना है, भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। यह जो है भीम ऐप एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी UPI आधारित भुगतान प्रणाली पर काम करती है। भीम 2.0 के अंतर्गत डोनेशन गेटवे उच्च मूल्य की लेने के लिए क्या बात की हमने, भीम 2.0 के अंतर्गत डोनेशन गेटवे उच्च मूल्य के लेन देन के लिए बढ़ी हुई लेन देन सीमा, कई बैंक खातों को जोड़ने का विकल्प, मर्चेंट ऑफर, IPO के लिए आवेदन करने का अवसर और पैसे देने की क्षमता को क्या करता है, जोड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं UPI के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। UPI एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी बैंक को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कई वित्तीय सुविधाएं, क्रेडिट, फंडिंग और मार्केट पेमेंट की शक्ति प्रदान करता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI को लॉन्च किया था। UPI 2.0 वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया। UPI 123 पे जो है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए नई UPI सेवा UPI 123 शुरू की गई है। तो अगर हम बात करें UPI के बारे में, तो ये अगर 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI को क्या किया गया, लॉन्च। UPI 2.0 2018 में लॉन्च किया गया। UPI 123 पे जो है, इसको भी लॉन्च किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए नई UPI सेवा UPI 123 शुरू की गई है। ध्यान रखना है, UPI 123 पे किसके लिए शुरू की गई है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए। इसके बाद डिजी साथी के बारे में अगर हम देखें तो भारतीय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी देने के लिए 24/7 हेल्पलाइन की क्या की है, स्थापना की है। तो भारतीय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी देने के लिए ये डिजी साथी को क्या किया है, डिजी साथी जो है एक हेल्पलाइन सर्विस है जिसकी स्थापना की गई है। रुपे कार्ड, रुपे मतलब रुपी प्लस पेमेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा शुरू की गई एक नई कार्ड भुगतान योजना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत को अपना भुगतान कार्ड रुपे 8 मई 2014 को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत को अपना भुगतान कार्ड रुपे जो है वो 8 मई 2014 को राष्ट्र को क्या किया गया है, समर्पित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष 2010 में रुपे कार्ड को विकसित करने की जिम्मेदारी NPCI को सौंपी गई थी। NPCI ने रुपे सेवा को अप्रैल 2013 में ही शुरू किया था। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने किसके बारे में देखा, UPI के बारे में देखा। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, रुपे कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं भारत QR के बारे में। तो भारत QR एक QR आधारित भुगतान समाधान है। इसका उपयोग
P2M व्यक्ति से व्यापारी डिजिटल भुगतान करने के लिए किया गया है। तो भारत QR का प्रयोग किसके लिए? P2M व्यक्ति से व्यापारी डिजिटल भुगतान करने के लिए किया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के तहत बैंक अपने ग्राहकों को यह सुविधा देता है कि वह उसके खाते में ऑटोमेटिक उसके द्वारा नियमित भुगतान की जाने वाली किस्त, जैसे मकानों के लिए ऋण का EMI को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ECS के तहत बैंक अपने ग्राहकों को यह सुविधा देता है कि वह उसके खाते में ऑटोमेटिक उसके द्वारा नियमित भुगतान की जाने वाली किस्त, जैसे मकानों के लिए ऋण का EMI को ट्रांसफ़र कर दे। इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेफ्ट के बारे में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के बारे में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के बारे में। किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी एक बैंक शाखा से दूसरे किसी बैंक या उसी बैंक की शाखा में किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के खाते में फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। भारत में यह नवंबर 2005 से प्रारंभ की गई थी। तो इसी को क्या कहा जाता है? नेफ्ट कहा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहा जाता है। इसके बाद रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तत्काल सकल निपटान प्रणाली के बारे में। प्रारंभ कब हुआ? 29 अप्रैल 2004 को। यह इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए इंटरनेट के द्वारा फंड ट्रांसफ़र का क्या है? एक तरीका है। इसके द्वारा लेन देन की न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में, तत्काल सकल निपटान प्रणाली के बारे में। प्रारंभ 29 अप्रैल 2004 को। यह इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए इंटरनेट के द्वारा फंड ट्रांसफ़र का एक क्या है? तरीका है, और इसके द्वारा लेन देन की न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके बाद हम बात MICR कोड के बारे में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड के बारे में। MICR प्रतीकों के पहचानने की टेक्नोलॉजी है। प्रतीकों को पहचानने की क्या है? टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा चेकों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। इस MICR कोड में कुल कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं, और इसकी मदद से चेक पर चुंबकीय स्याही से लिखे हुए शब्दों की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। इसके बाद अब हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के बारे में बात करते हैं, IFSC के बारे में बात करते हैं। IFSC एक 11 अक्षरों का कोड है, 5वां अक्षर शून्य होता है। तो ध्यान रखना है, IFSC एक 11 अक्षरों का कोड है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, और 5वां अक्षर जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। बैंक का IFSC कोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में सहायक होता है। नेफ्ट तथा RTGS ECS प्रणाली में इसे प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं उत्कर्ष 2022 क्या है। केंद्रीय बैंक के नियमन और पर्यवेक्षण में सुधार हेतु भारतीय रिजर्व ने एक 3 वर्षीय रूपरेखा तैयार की है, उसी को क्या कहा जाता है? उत्कर्ष कहा जाता है। इसके बाद उत्कर्ष 2.0 क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए दूसरे चरण 2.0 की शुरुआत वर्ष 2023 में की थी। तो दूसरे चरण के उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत कब की है? तो दूसरे चरण में शुरुआत की है। यह 2023 से 2025 तक की अवधि में RBI का क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। ई रूपी को हम देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को भारत की पहली डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपए ई को क्या किया है? ई रुपए को क्या किया है? ई रूपी को जारी किया है। कब? 1 दिसंबर 2022 को। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अर्थात CBDC का नाम दिया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार में लेन देन निपटाने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिनटेक के बारे में। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है। RBI भारत में फिनटेक का प्राथमिक नियामक है। भारत में वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक जो है वो क्या है? इकोसिस्टम है। इसके बाद हम बात करते हैं ई-कुबेर के बारे में। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिज़ाइन किया गया एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखना है, ई-कुबेर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया गया है? डिज़ाइन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों का ऑनलाइन के माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता है। KYC क्या है? नो योर कस्टमर। KYC या अपने ग्राहक को जाने वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। कोर बैंकिंग के बारे में अगर हम देखें तो कोर बैंकिंग प्रणाली एक बैंड एंड प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग प्रमुख बैंकिंग गतिविधियों जैसे खाता ऑनबोर्डिंग, खाता खोलने और लेन देन प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन
ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है ये क्या है? यह बैंकिंग शाखाओं की नेटवर्किंग है जो अपने ग्राहकों को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नेटवर्क की किसी शाखा के साथ अपने खातों के प्रयोग करने तथा बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। दी रेड फ्लैग्ड अकाउंट क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में ऋण संबंधी धांधलियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से 7 मई 2015 से एक नई व्यवस्था लागू की। कब? 7 मई 2015 से एक नई व्यवस्था लागू की ताकि धांधलियों पर रोक लगाई जा सके, और उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द रेड फ्लैग्ड अकाउंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जिससे ऋण संबंधी फर्जीवाड़े की स्थिति में बैंक को पहले ही चेतावनी प्राप्त होने लगे। कॉल मनी के बारे में अगर हम बात करें तो कॉल मनी ऐसे ऋण को कहते हैं जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है। कॉल मनी का उपयोग बैंकों के आपसी लेन देन में होता है। जिस दर पर बैंक आपसी लेन देन करते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉल रेट कहते हैं। कॉल मनी मार्केट का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र लंदन में है। भारत में इसका सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। यहाँ जिस दर पर बैंक आपसी लेन देन करते हैं उसे लंदन व मुंबई के संदर्भ में क्रमशः लिबोर मतलब लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट का तथा मिबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, लिबोर और मिबोर का संबंध किससे है? कॉल मनी से है। कॉल मनी क्या है? जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन की शर्त पर क्या करते हैं? ऋण लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? कॉल मनी कहते हैं। इसके बाद हम एटीएम के बारे में बात करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और एटीएम के बारे में। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारतीय बैंकिंग में एटीएम का आगमन वर्ष 1990 के दशक में हुआ था। भारत में सभी एटीएम को जोड़ने वाले नेटवर्क नेशनल फाइनेंशियल स्विच एटीएम नेटवर्क का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब एनपीसीआई द्वारा किया गया है। इसके बाद भारत में सबसे पहला एटीएम वर्ष 1987 में एचएसबीसी बैंक द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। मोबाइल एटीएम प्रारंभ करने वाला पहला बैंक आईसीआईसी बैंक था। दृष्टिहीनों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पहला बोलता एटीएम अहमदाबाद गुजरात में प्रारंभ किया गया था। भारत का सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक एटीएम वाराणसी में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने क्या किया है? जारी किया है। तो ध्यान रखना है, भारत का सबसे पहला ग्रामीण बैंक एटीएम जो है वो वाराणसी में किसने शुरू किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने। अब हम एटीएम के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैंक एटीएम किसी विशिष्ट बैंक द्वारा स्थापित एवं संचालित होता है। वाइट लेवल एटीएम क्या होता है? तो ये एनबीएफसी के स्वामित्व वाले एटीएम होते हैं। सभी बैंकों के ग्राहक इनका प्रयोग कर सकते हैं। इंडिकैश के नाम से प्रथम वाइट लेवल एटीएम टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई के निकट चंद्रपाड़ा स्थान पर शुरू किया गया है। तो वाइट लेवल एटीएम के बारे में क्या पढ़ा हमने? ये एनबीएफसी के स्वामित्व वाले एटीएम है। सभी बैंकों के ग्राहक इनका प्रयोग कर सकते हैं। इंडिकैश के नाम से प्रथम वाइट लेवल एटीएम टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई के निकट चंद्रपाड़ा स्थान पर शुरू किया गया। इसके बाद ब्राउन लेवल एटीएम के बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रकार के एटीएम का संचालन थर्ड पार्टी गैर बैंकिंग निकाय करती है। संबंधित बैंक सिर्फ नकद की व्यवस्था और बैंकिंग कनेक्टिविटी को क्या करते हैं? संभालते हैं। ऑरेंज लेवल एटीएम होता है, ये क्या होता है? तो ऑरेंज लेवल एटीएम का प्रयोग शेयरों के लेन देन के लिए किया जाता है। इसके बाद भारत का पहला यूपीआई एटीएम सितंबर 2023 में जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के द्वारा क्या किया गया था? अनावरण किया गया। तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम के बारे में हम बात करें, सितंबर 2023 में जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में क्या किया गया? अनावरण किया गया। इसके बाद एटीएम में इंटर ऑपरेबल कार्डलेस नकद निकासी। एटीएम में इंटर ऑपरेबल कार्डलेस नकद निकासी के बारे में देखते हैं। मई 2022 में सभी बैंकों को एटीएम नेटवर्कों में कार्ड रहित नकद निकासी सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ने मई 2022 में एटीएम नेटवर्क के माध्यम से लेन देन के निपटान के साथ यूपीआई का उपयोग करने वाले ग्राहक अनुमोदन की क्या की है? अनुमति दी है। तो एटीएम में इंटर ऑपरेबल कार्डलेस नकद निकासी में हमने क्या पढ़ा? मई 2022 में सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्कों में कार्ड रहित नकद निकासी सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ने मई 2022 में एटीएम नेटवर्क के माध्यम से लेन देन के निपटान के साथ यूपीआई का उपयोग करने वाले ग्राहक अनुमोदन की अनुमति दी। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम बात करते हैं। बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना वित्तीय समावेशन कहलाता है। सरकार की पहल क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट, किसान क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, स्वाभिमान योजना, प्रधानमंत्री जनधन
धन योजना, स्मार्ट कार्ड का विस्तार, माइक्रो फाइनेंस का विस्तार, ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग का विस्तार, सरलीकृत केवाईसी, स्वयं सहायता समूह जिसको हम क्या कहते हैं SHG का गठन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते, भेजी हुई रकम, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो मिशन का क्या उद्देश्य है? वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग या बचत और जमा खाते, भेजी हुई रकम, ऋण, बीमा, पेंशन जैसे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। योजना के लाभ क्या है? बैंक खातों की ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर और न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। जनधन आधार मोबाइल जैम के बारे में अगर हम बात करें, जिसे जैम कहा जाता है, जनधन आधार मोबाइल, तो जनधन योजना आधार नंबर और मोबाइल बैंकिंग इन तीनों के सम्मिश्रण से लागू वित्तीय समावेशन को जैम का नाम दिया गया। जनधन योजना, आधार नंबर और मोबाइल बैंकिंग इन तीनों के सम्मिश्रण से लागू वित्तीय समावेशन को जैम नाम दिया गया है। जैम के माध्यम से शून्य बैलेंस पर बैंक खाते खोलना, उसको आधार नंबर और मोबाइल से जोड़कर बीमा, खाद्य सब्सिडी, LPG सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी इत्यादि की सुविधाओं से उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वाभिमान योजना के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2011 में स्वाभिमान नामक योजना आरंभ की गई। इस योजना का लक्ष्य 2000 से ऊपर आबादी वाले बैंक विहीन गांव को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना ही क्या है? स्वाभिमान योजना है। स्वाभिमान योजना की शुरुआत फरवरी 2011 में हुई। इसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। वित्तीय समावेशन सूचकांक वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके अंतर्गत औपचारिक वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के बास्केट तथा उन सेवाओं जिनमें बचत, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन उत्पाद शामिल हैं तक पहुँच और उनके उपयोग का एक मापक होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? वित्तीय समावेशन सूचकांक वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके अंतर्गत औपचारिक वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के बास्केट तथा उन सेवाओं जिनमें बचत, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन उत्पाद शामिल है तक पहुंच और उनके उपयोग का एक मापक होगा। दर्पण परियोजना के बारे में हम बात करते हैं। ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शुरू किया गया। इसके माध्यम से लगभग 1.28 लाख डाकघरों की शाखाओं को डिजिटलीकरण करना है। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आबादी तक डाक विभाग की पहुंच को बढ़ाना, वित्तीय प्रेषण, बचत खाता, ग्रामीण डाक जीवन बीमा तथा नकद प्रमाण पत्र को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये किसका उद्देश्य है? तो दर्पण योजना का क्या है? ये उद्देश्य है। इसके बाद तो फ्रेंड्स ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड वित्तीय संस्थाओं से संबंधित, तो उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।